कल हमने सीआरपीसी का बेल प्रोविज़न बताया, जिसमें एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल लेने की अधिकारिता के संदर्भ में सीआरपीसी कहता है कि कॉग्निजेबल केसेज में, नॉन बेलेबल केसेज में, एप्रीहेंडिंग अरेस्ट के हालात में जमानत एंटीसिपेटरी के माध्यम से लिए जा सकते हैं। वहीं रेगुलर के हालात में जब किसी व्यक्ति को डिटेन कर दिया जाए, कस्टडी कर दिया जाए, तो उसके लिए लोअर कोर्ट में सीजेएम साहब से लेकर जज साहब और हाई कोर्ट तक वो बेल का प्रोविज़न है, बेल मिल सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेल न दिया जाएगा, लेकिन कुछ अधिकारिताएँ हैं जिसकी चर्चा कल हुई थी। आज मैं सीआरपीसी के बाद सीआरपीसी का तो मुख्य बात बताया ही, लेकिन सीआरपीसी के लिए एविडेंस एक्ट और आईपीसी जो तीन मेजर पार्ट हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि तीनों का अवलोकन किया जाए, जिसमें आईपीसी के सभी सेक्शन का जो 109 से लेकर 511 तक शुरू है, उसके शेड्यूल्स सीआरपीसी में जरूर देखने चाहिए, जहां सीआरपीसी में स्पेसिफिक सब मेंशन है कि कौन सेक्शन बेलेबल हैं, कौन सेक्शन नॉन बेलेबल हैं, कौन सेक्शन कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं और सज़ा कितनी है। साथ साथ ट्राइबल वाइज हिज कोड, यह एसेंशियल पार्ट सीआरपीसी में ही मेंशन है। आईपीसी में मिलेगा, हर एक सेक्शन में अपने अपने सज़ा दिए हुए हैं, लेकिन जो शेड्यूल्स सीआरपीसी में निर्धारित किए गए हैं, जब भी होगा इसका अवलोकन आवश्यक होगा। और खास करके क्रिमिनल ट्रायल में क्रिमिनल लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए यह एक मेजर बुक के मेजर एक्ट के नाम से संबोधित है, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, जिसमें 3 एक्ट का समावेशन है। 1872 एविडेंस एक्ट, 1860 इंडियन पेनल कोड और 1973 सीआरपीसी, जिसमें सीआरपीसी के शेड्यूल मुख्य रूप से दर्शनीय हैं। इसको बार बार उलट के देखा जा सकता है और एट वंस एक ग्लांस में शॉर्ट सबमिशन सब्सटेंस लिखा हुआ है हर एक सेक्शन के संदर्भ में, इंडियन पेनल कोड के संदर्भ में, कि कौन से बेलेबल और नॉन बेलेबल हैं। लेकिन अदर भी जो क्रिमिनल्स एक्ट्स हैं, उसमें भी यह मेंशन रहता है, इसलिए कि जो 4 ट्रायल निर्देशित है सीआरपीसी में, उसी ट्रायल के दौरान वो सभी सेक्शनों का, सभी क्रिमिनल्स एक्ट का विचारण सेशन जज में हो, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हो, स्पेशल कोर्ट में हो, ऐसे बात पूरे सीआरपीसी में जो हमने चर्चा की है लिखी गई है। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं, क्लास आपका समाप्ति की ओर है। ऐसे हालात में सीआरपीसी के अलावा दो छोटे छोटे एक्ट हम लोगों को और देखने हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एक है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। यह एक्ट ऐसा एक्ट है जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध होते हुए भी उसको एडमोनिशन पर वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन यह मेजर पनिशमेंट वाले मुकदमे में नहीं, बल्कि माइनर पनिशमेंट वाले मुकदमे में ही संभव है। और ख़ास करके जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम, उनको वार्निंग देकर इस हालात में छोड़ा जाता है। उसके लिए प्रोबेशन पदाधिकारी हैं जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान अभियुक्तों का वॉच करते हैं कि उनका कंडक्ट कैसा जा रहा है, और उस हालात में वार्निंग देकर प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति को सिद्ध दोष कर दिया जाए छोटे अपराधों में, तो उन्हें एक मौका सुधरने के लिए दिया जाए। कानून यह मानता है कि अगर कुछ यंग एज के लड़कों को अगर ऐसी सज़ा दी जाए जिससे उसका कैरेक्टर खराब हो जाए, कहीं बहाली में, कहीं नौकरी में, कहीं सर्विस में उसके लांछन हो जाए, तो ऐसे हालात में एडमोनिशन पर छोड़ने का अधिकार। और यहाँ सीआरपीसी में भी धारा 360 इस संदर्भ में व्याख्यान करती है कि कब एडमोनिशन पर उसको छोड़ दिया जाएगा,
खास करके एडमोनिशन एक्ट में, ऑफेंडर्स एक्ट में यह बात निर्देशित है कि अपराधी का पहला अपराध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार अपराध करके आए और परिवीक्षा अधिनियम के तहत उसको छोड़ दिया जाए। तो मुख्य रूप से उस परिवीक्षा अधिनियम की बात है कि अगर कोई व्यक्ति का पहला सिद्ध दोष है तो ऐसे हालात में उनको वार्निंग देकर छोड़ने की अधिकारिता इस कानून में बताता है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चनर एक आया करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीड्योर में इसमें क्वेश्चन है नहीं कि प्रोबेशन अधिकारी क्या है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्या है, ऐसे संदर्भित क्वेश्चन नजर आते हैं। और इस हालात में 3-4 पॉइंट जो निर्देशित है उसका ही व्याख्यान इसमें मुख्य रूप से करना होता है कि कब किस हालात में अभियुक्तों को प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के तहत छोड़े जाएंगे। दूसरा एक एक्ट हम लोगों को पढ़ना है जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इस संदर्भ में आपको बताऊं कि जब से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आ गया उसमें 3 मेंबरों से यह बोर्ड गठित किया जाता है। इसमें एक सोशल समाज सेवी महिला होनी चाहिए, एक सोशल समाज सेवी पुरुष होनी चाहिए और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुडिशियल सेक्शन से, उसमें 3 मेंबरों से वह बोर्ड गठित किया जाता है। खास करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसलिए माने है कि उस वैसे लड़के जिन्होंने 16 साल का उम्र पूरा नहीं किया है उनका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही किया जाएगा। पहले निर्भया हत्याकांड के पहले इसका उम्र 18 साल निर्दिष्ट कर दिया गया था और जो वह विभत्स क्राइम हुआ जिसमें हम लोगों ने देखा जाना कि वह सबको डेथ सेंटेंस पास किया गया और एक नाबालिग लड़का था जिसको वो जुवेनाइल रहने के कारण वह इसका लाभ ले सका। चूँकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सज़ा मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है और वह भी वह भी सुधार के लिए उसको सुधार गृह में रखा जाता है, न कि जेल में जेल भेजा जाता है। तो ऐसे हालात में यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब 18 साल एज नहीं था तो उसको अमेंडमेंट करके अब मात्र 16 साल लिमिट कर दिया गया। तो ऑन द डेट ऑफ ऑकरेंस ऐसे बालक जो जिन्होंने 16 साल की उम्र सीमा नहीं पूरी की हो उनका ट्रायल अगर कोई ऐसे किसी अभियुक्त के नाम में आता है तो उनका ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगा। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सिर्फ उम्र कह देने से नहीं होगा। सबसे पहले जब ट्रायल बिगनिंग करता है तो पहले उम्र को असर्टेन करना जरूरी होता है और उसमें उनके माता पिता की गवाही, उनके डॉक्यूमेंट्स का देखना ये, और ख़ास करके आपको यह बताऊं कि उनके 18 जोड़ों का कि जोड़ डेवलप्ड कितना हुआ है उनका ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड गठित करके और उसका सबका फोटो एक्सरे रिपोर्ट भी देखा जाता है कि जो जॉइंट्स उनके बढ़े हैं वह कितने हद तक बढ़े हैं। इसके लिए 15-16 एक्सरे का भी प्रोविज़न है। अगर जो एज असर्शन करने में कि यह बालिग है या नाबालिग है इसमें अगर मजिस्ट्रेट को कठिनाई हो रही है तो ऐसे हालात में उसको मेडिकल बोर्ड में भी भेजा जाएगा और ख़ास करके एज असर्टेन के लिए माता पिता इन लोगों की गवाही ली जाएगी। जहाँ तक ट्रायल का संबंध है तो ट्रायल व जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कानून कहता है कि यह कोर्ट को जो सिविल न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, उससे 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर न्यायालय से दूर रहना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय का सोच यह है कि यहाँ बड़े अपराधी तबके के लोग आते हैं और उसकी छाया उन बच्चों पर न पड़ जाए, इसलिए यह कानून बनाया गया। और यहाँ खासकर के मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो नेहरू स्टेडियम के निकट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के निकट जेजे बोर्ड चलता है जो हम लोगों के न्यायालय से दूर है, लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस्टेब्लिश है। और बच्चों को जो भी पकड़ा के आते हैं तो उसी सुधार गृह में उनको रखा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता, हथकड़ी नहीं लगा। अभी हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की चर्चा कर रहे थे जिसमें बता रहे थे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 3 मेंबरों से गठित एक न्यायालय है जिसमें बच्चों का ट्रायल किया जाता है जो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो इस हालात में एक क्वेश्चन आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आएगा। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की चर्चा की
खास करके सीआरपीसी के शेड्यूल की चर्चा की, जहां बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और ट्राइबल वाइज भी कोर्स देखना, सेक्शन जो ऑफेंस एफआईआर दर्ज होकर आया है उसमें कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हैं, इस हालात में यह देखना कि इसका ट्रायल कहाँ होगा। और ख़ास करके जो एक्सक्लूसिवली सेशन ट्रायल है जहां मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं है, तो 209 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब उस रिकॉर्ड को सेशंस कोर्ट न्यायालय में भेज देते हैं। तो ऐसे हालात में प्रैक्टिस और प्रोसीड्योर, जो लड़के प्रैक्टिस और प्रोसीड्योर के लिए अधिवक्ता हैं, तो उनके लिए इस मेजर एक्ट का अवलोकन करना आवश्यक है। खास करके अब दो बातें और चर्चा करना चाहूँगा कि जहाँ रिवीजन का प्रोविजन है और अपील की अधिकारिता है, तो 395, 96, 97 में यह प्रावधान दिया गया कि रिवीजन, रेफरेंस एंड रिवीजन टू दी, जब भी कोई मजिस्ट्रेट कार्यवाही के दौरान, अंडर ट्रायल इंक्वायरी के दौरान कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसके लिए किसी पक्ष को उस ऑर्डर को चुनौती देना है, तो उसके लिए यह चैप्टर 30 कहता है कि रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उसका रिवीजन फाइल किया जा सकता है, जज के यहाँ भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन 395 सेक्शन कहता है वेरी एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इज ए पेंडिंग बिफोर इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, किसी एक्ट और रेगुलेशन या कोई रेगुलेटरी अधिकार जो आया है और उसको अगर चैलेंज करना है, तो ऐसे हालात में हाई कोर्ट के तहत उसको चुनौती दी जा सकती है, रिवीजन करने के लिए अधिकारिता दी जा सकती। ओपिनियन दैट एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन इनवैलिड ऑफ इनऑपरेटिव, कुछ सेक्शन जो हैं इसमें गलत इम्प्लीकेशन हो गए हैं या इनका इन ऑपरेशन होना आवश्यक है, ऐसे हालात में द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट शैल स्टे केस सेटिंग आउटसाइड द ओपिनियन दैट द रीजन बिफोर रेफरेंस टू सेम द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। और उस हालात में ऐसे ऑर्डिनेंस को चुनौती देने के लिए, रिवीजन करने के लिए हाई कोर्ट इम्पावर है, जो 395 सीआरपीसी में अधिकारिता दी गई है। लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि रेगुलेशन मीन्स एनी रेगुलेशन डिफाइंड इन जनरल क्लॉज 1897। हाई कोर्ट मुख्य रूप से जो जनरल क्लॉज सिद्धांत बना दिए गए हैं 1897 का, उसका अवलोकन जरूर करता है और इन दी ऑर्डर ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ ए स्टेट। जो दूसरा है, ए कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में थिंक फिट पेंडिंग बिफोर हिम, मजिस्ट्रेट जज साहब को भी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज को भी अधिकारिता रिवीजन की दी गई है। रेफरेंस टू द रिवीजन हाई कोर्ट क्वेश्चन टू लॉ एराइजिंग द हियरिंग ऑफ द सच केस, किसी लॉ के संदर्भ में, किसी ऑर्डिनेंस और वगैरह के संदर्भ में अगर चुनौती देनी है, तो ऐसे हालात में वह हाई कोर्ट ही इम्पावर है। मजिस्ट्रेट साहब बल्कि उस ट्रायल के दौरान कोई इलीगल ऑर्डर पास किए गए हैं जो किसी पक्ष को लगता हो कि इलीगल हो, इलीगल ऑर्डर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पास किए गए ऑर्डर इलीगल नहीं होते, लेकिन एक पक्ष अगर उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो उसको रिवीजन के लिए चुनौती दे सकता है। कानून यह कहता है, एनी कोर्ट मेकिंग ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 1 and 2 पेंडिंग इन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कमिट द एक्यूज टू जेल और रिलीज हिम टू बेल एंड अपीयर बेयर कोर्ट। तो ऐसे हालात में अगर कहीं रिवीजन पेंडिंग है, तो उस हालात में किसी कोर्ट को यह एम्पावर है कि तब तक उस व्यक्ति को बेल आउट कर सके, उसको बेल दे सके। 196 कहता है, 196 सीआरपीसी 396 सीआरपीसी कहता है डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन जब भी कोई रिवीजन चला जाएगा तो लोअर कोर्ट में उसके प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएंगे। द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयर और फिर शैल केस अपॉन सच ऑर्डर टू द कोर्ट विच रेफरेंस वाज मेड विच शैल डिस्पोज इन द केस ऑफ कन्फर्मेबिलिटी ऑफ द सेड ऑर्डर। अगर किसी न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जाती है, उसके रेगुलरिटी को चुनौती दी जाती है,
तो हाई कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग अपॉन होगा, उस न्यायालय को जो ऑर्डर आएगा उसको मानने के लिए बाध्य होना होगा। डिस्पोजल द केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। 397 कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। अब मुख्य रूप से जब भी कोई रिवीजन फाइल होगा तो लोअर कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स कॉल फॉर होंगे। 397 में कानून यह प्रावधान बताता है कि दी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट। अब देख लें, मजिस्ट्रेट साहब को यह अधिकारता नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट और सेशन जज को रेफरेंस एंड रिवीजन की अधिकारता है, जिसके लिए सबसे पहले वह रिकॉर्ड को कॉल फॉर करेंगे, जो 397 सेक्शन कहता है हिमसेल्फ हैव टू कनेक्टेड लीगलिटी और propriety of the finding, sentence, order, recorded past irregularity and proceeding of such inferior court। अगर कोर्ट ने उसका पूरा एग्जामिन करेगा कि किस बात को लेकर रिवीजन फाइल किया गया है, तो ऐसे हालात में इसकी चर्चा 397 में देखनी है। कानून कहता है कि ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इस जगह सिविल कोर्ट्स के तहत जहां न्यायिक अधिकारता है, तो ऐसे हालात में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एसडीओ साहब हैं, उस एसडीओ साहब के भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी चुनौती शैल बी डीम टू बी इंफीरियर टू द सेशन जज फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 398। तो ऐसे हालात में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को भी 144 हो, 107 हो, 145 हो, 147 हो, जो हम लोगों ने देखा है कि 107 से लेकर 147 तक अधिकारता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की है। तो उस ऑर्डर में भी अगर कोई लीगलिटी, कोई बॉन्ड भरने का किसी तरह का, तो उसमें भी रिवीजन फाइल किया जा सकता है, जिसके लिए 397 में रिकॉर्ड कॉल फॉर किया जाएगा। कानून कहता है क्लॉज 2 में द पावर्स ऑफ रिवीजन कंफर्ट सेक्शन शैल नॉट बी एक्सरसाइज रिलेशन टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। अंतरिम आदेश के पास के हालात में, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, संक्षिप्त ऑर्डर पास के हालात में रिवीजन नहीं फाइल किए जाएंगे। पास इन एनी अपील, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। An application under shall be made person high court to the session judge. No further application same person shall be entertained by the other of them। अब उसी रेफरेंस जहाँ पेंडिंग है, तो ऐसे हालात में कोई अदर पर्सन उसको फिर से कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो यह सिंपल सी बात, अगर ट्रायल के दौरान किसी मुकदमे में ऑर्डर पास किया जाता है जिस ऑर्डर को चुनौती देना आवश्यक है, तो ऐसे हालात के लिए यह सेक्शन बना है कि जिसमें ऑर्डर को रेफरेंस सुधार कराया जाए, रिवीजन कराया जाए कि यह ऑर्डर ज़्यादा पास हो गया, मेंटेनेंस ज़्यादा पास हो गया, कुछ भी हो गया। तो ऐसे हालात के लिए रेफरेंस और रिवीजन का सेक्शन हम लोगों को देखना अनिवार्य है। या कानून में उद्धृत है कि जब भी कोई पार्टी असंतुष्ट हो तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चुनौती दे सकता है। जज साहब कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उस ऑर्डर को भी चुनौती हाई कोर्ट में दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की चुनौती सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह दी जा सकती है। 398 कहता है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में रिवीजन के माध्यम से दिया गया, उसकी जांच पड़ताल आवश्यक है, तो 398 CRPC में प्रोविजन बताया गया कि मेड इंक्वायरी, फिर से उसको इंक्वायरी करने के लिए अधिकारता हाई कोर्ट दे सकता है या जज साहब दे सकते हैं। 399 कहा सेशन जज पावर टू रिवीजन। 399 में सेशन जज को रिवीजन का पावर है। 395 में हम लोगों ने देखा हाई कोर्ट को रिवीजन का पावर है। इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड विच वाज कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ, सेशन जज में एक्सरसाइज ऑल पावर एनी सेक्शन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC। तो यह अधिकारता सेशन जज को, साथ साथ अभी चर्चा किया हमने, तो इस प्रोविजन के तहत सेक्शन 399 में सेशन जज अपने जुडिक्शन के तहत, उसी के तहत सेशन जज के अलावा एडिशनल सेशन जज को भी रिवीजन का पावर है, जो सेक्शन 400 कहता है पावर टू एडिशनल सेशन जज। ये एडिशनल सेशन जज ऑल्सो may exercise all the powers of a session judge under this section। तो इस सेक्शन के तहत
एडिशनल सेशन जज भी रिविजनल पावर रखते हैं, वह भी दे सकते हैं। हाई कोर्ट पावर्स टू रिवीजन, तो इस हालात में उसको रिवीजन का ऑर्डर पास करने का। इन द केस में भी रिकॉर्ड भी सेल भी 395 में हम लोगों ने देखा रेगुलेशन के हालात में किसी एक्ट के संशोधन के संदर्भ में कोई ऑर्डर है और यहाँ रिवीजन का पावर है जब कोई मजिस्ट्रेट इन्फीरियर कोर्ट हाई कोर्ट में डायरेक्शन एनी पावर्स काउंटर अपील बाई सेक्शन 386, 89, 90, 91 ऑन द कोर्ट ऑफ सेशन 307 एंड सेवरल सेक्शन या स्पेसिफिक मेंशन है। तो ऐसे हालात में रिविजनल अधिकारिता है जो रिवीजन किया जा सकता है। कल हम इसको कंक्लूड करेंगे, अपील की चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूजन करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंस होंगे इसकी चर्चा करते हुए कल 31 तारीख हो रहा है, इस सेशन का वर्षक कंप्लीशन होगा। तो ऐसे हालात में संक्षिप्त रूप में सीआरपीसी की चर्चा हमने की है, इसको आप अवलोकन करके इसका और वो इसी में 5 क्वेश्चन आपको आएंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से भी है और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से भी छोटे क्वेश्चन आएंगे और 3-4 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन सीआरपीसी से होंगे। तो इसी के तहत यह कंक्लूजन कल हम लोग इसका सीआरपीसी का समापन करेंगे। लगभग हमने चैप्टर 22 इंटायर होल सीआरपीसी को कंक्लूड किया है और जब क्लासेस चल रहे थे उस समय में भी हम लोगों ने एक टाइम इसको कंक्लूड किया था। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।